नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं अहंकार के समंदर में। हमारे हाथ लगी है रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी के कुछ ज़रूरी हिस्से। ये किताब कहानियों, इतिहास और दर्शन के ज़रिए ये समझने में मदद करती है कि कैसे अपनी अहमियत का एक गलत एहसास, जिसे हम अहंकार कह रहे हैं, हमारी तरक्की की राह में रोड़ा बन सकता है। चाहे हम शुरुआत कर रहे हो, सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो या फिर असफलता की ढलान पर हो। और स्रोत साफ करते हैं कि ये फ्रॉइड वाला ईगो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो अंदरूनी आवाज है जो फुसफुसाती है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, कि हमें नियमों की परवाह करने की जरूरत नहीं। ये आत्मविश्वास से ज्यादा है ना। हाँ, ये वो घमंड है जो हमें हकीकत से दूर ले जाता है। कॉमेडियन बिल हिक्स ने कहा था ना, दुनिया बुखार वाले अहंकार से बीमार है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इस बुखार को समझने और शायद इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करेंगे। आकांक्षा, सफलता और असफलता, इन तीनों पड़ावों पर अहंकार कैसे हमारा दुश्मन बनता है, चलिए देखते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है, स्रोत कहते हैं आत्मविश्वास कमाया जाता है मेहनत से, हाँ? जबकि अहंकार अक्सर चुराया जाता है, मतलब बिना किसी ठोस आधार के। अच्छा। और आज का माहौल जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी अद्वितीयता का ढंडोरा पीट रहा है, बड़ा सोचों का मंत्र दिया जा रहा है, वो अनजाने में इसी अहंकार को खाद पानी दे रहा है। सही बात है। सिरिल कॉनोली की बात याद आती है, ये हमें गुरुत्वाकर्षण की तरह नीचे खींचता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आकांक्षा की। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, यहाँ अहंकार का सबसे पहला रूप क्या है, मतलब कैसे दिखता है ये? स्रोत इशारा करते हैं कि ये अक्सर काम करने के बजाय सिर्फ बातें करने या बस बड़ा दिखने की चाहत में नजर आता है। बिल्कुल। विलियम टीकम से शेरमन का उदाहरण देखिए। अमेरिकी गृह युद्ध के एक महान जनरल। हाँ, सुना है उनके बारे में। लेकिन उनका उदय बहुत धीमा था, बहुत क्रमिक। उन्होंने शुरुआत में ऊंचे पद ठुकरा दिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि वो तैयार नहीं है। यहां तक कि जनरल ग्रांट के अधीन काम किया, जबकि तकनीकी रूप से उनका पद ग्रांट से ऊंचा हो सकता था। अरे वाह। उनका यथार्थवाद और वो विनम्रता दिखाती है कि सच्ची महत्वाकांक्षा दिखावे की नहीं होती, वो तैयारी और सीखने की मोहताज होती है। और इसी से जुड़ी है वो बातें बातें और बातें करने वाली प्रवृत्ति। हाँ। स्रोत अपटन सिंक्लेयर का जिक्र करते हैं, जिन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर का चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी भविष्य की सफल नीतियों पर किताब लिख डाली। कमाल है। किताब तो बिकी, पर चुनाव हार गए। ये दिखाता है कि बोलने और करने में कितना फर्क है। हाँ, और इसी को जॉन बॉयड के सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है, टू बी और टू डू। यानी क्या हम सिर्फ कुछ दिखना चाहते हैं या वाकई कुछ करना चाहते हैं? बातें हमारी एनर्जी खा जाती हैं, हमें काम से भटकाती हैं। सही। स्रोत बताते हैं कि जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, तो ये दिखावे की चाहत कम हो जाती है। उद्देश्य अहंकार का एक शक्तिशाली तोड़ है। उद्देश्य के साथ साथ सीखने की लगन भी जरूरी है ना? मुझे मेटालिका गिटारिस्ट कर्क हैमिट का किस्सा बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, वो बेहतरीन उदाहरण है। बैंड के शिखर पे थे वो, और फिर भी उन्हें लगा कि उन्हें और सीखने की जरूरत है, और वो गिटार गुरु जो सेट्रियानी के पास सीखने गए। ये एपिक्टेटस की उस बात की पुष्टि करता है कि जो आप सोचते हैं कि आप पहले से जानते हैं, उसे सीखना असंभव है। बिल्कुल। अहंकार हमें ये मानने ही नहीं देता कि हमें सीखने की जरूरत है। और यहाँ स्रोत पैशन और पर्पस के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। अच्छा, क्या अंतर है? देखिए, सिर्फ पैशन बिना दिशा के खतरनाक हो सकता है, जैसे इराक युद्ध या सेगवे स्कूटर के पीछे का शुरुआती अंधा उत्साह था। जॉन वुडन जैसे कोच जुनून से ज्यादा प्रक्रिया और नियंत्रण पर जोर देते थे। पर्पस, उद्देश्य, हमें स्पष्टता देता है, दिशा देता है। इसी करने और सीखने की प्रक्रिया का एक और तरीका स्रोतों में कैनवस स्ट्रैटेजी के नाम से बताया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दूसरों की सफलता के लिए मंच तैयार करना, उनकी मदद करना, उनके रास्ते साफ करना। ओके। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शुरुआत में दूसरों के नाम से लिखा, या बिल बेलिचिक ने कोच बनने से पहले सालों तक दूसरों के लिए गेम फिल्मों का विश्लेषण किया। जब आप दूसरों के कैनवस को रंगने में मदद करते हैं, तो आप सीखते भी हैं और अनजाने में अपना रास्ता भी बनाते हैं। इसमें अहंकार की कोई जगह नहीं है, क्योंकि फोकस दूसरों पर होता है। और दूसरों की मदद करने के साथ साथ कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत होती है संयम बरतना, है ना? मतलब प्रतिक्रिया न देना। जैकी रॉबिन्सन की कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। अविश्वसनीय कहानी है वो। मेजर लीग बेसबॉल में पहले अश्वेत खिलाड़ी। सोचिए उन्हें किस भयानक नस्लीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा होगा।
हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। और ब्रांच रिकी, जिन्होंने उन्हें साइन किया था, ने उनसे पूछा था कि क्या उनमें लड़ाई न करने का साहस है। लड़ाई ना करने का साहस, वाह। उनका संयम, उनका बड़े लक्ष्य के लिए अपने व्यक्तिगत अपमान को पीना, ये अहंकार को परे रखकर उद्देश्य पर टिके रहने का शायद सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। लेकिन कई बार हम अपने ही विचारों और योजनाओं के जाल में फंस जाते हैं, मतलब सिर्फ सोचते रहते हैं, जनरल जॉर्ज मैक्लेलन की तरह, हाँ, जो अपनी विशाल सेना की भव्यता के बारे में सोचते रहे लेकिन निर्णायक कदम उठाने से हिचकिचाते रहे। या कुछ लेखक जिनके पात्र और जीवन आत्मकेंद्रित विचारों में उलझे रहते हैं। हाँ, और इसीलिए जॉर्ज मार्शल का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डायरी न रखना इतना महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं रखते थे वो डायरी? उन्हें डर था कि कहीं लिखने की क्रिया उन्हें प्रदर्शन करने या इतिहास में अपनी जगह बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर न कर दे, जिससे उनके निर्णय प्रभावित हों। अच्छा, ये तो गहरी बात है। ये दिखाता है कि काम पर फोकस रखना कितना जरूरी है, न कि इस पर कि हम कैसे दिख रहे हैं या हमें कैसे याद रखा जाएगा। शुरुआत में मिलने वाली थोड़ी सी सफलता भी खतरनाक हो सकती है ना? वो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाली कहानी याद है, जब वो बॉस्टन लौटे थे? हाँ, कॉटन माथर वाली। हाँ, जब माथर ने उन्हें झुककर दरवाजे से निकलने की सलाह दी थी। बिल्कुल, ये एक सीधी लेकिन गहरी सीख थी। सिर ऊंचा रखना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप दरवाजों से टकराते फिरे। सही। रॉकफेलर भी रोज रात खुद को याद दिलाते थे कि सफलता और पैसा उन्हें अहंकारी न बना दे। और अंततः आकांक्षा के दौर में सबसे जरूरी चीज है काम, काम और सिर्फ काम। बिल्कुल। जैसा एडगर डेगार ने कहा, कविता विचारों से नहीं, शब्दों से बनती है, यानी मेहनत से, कोई शॉर्टकट नहीं। चलिए अब बात करते हैं सफलता के दौर की। मान लीजिए कोई शिखर पर पहुंच गया, क्या अब अहंकार थोड़ा कम नुकसानदेह होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहते हैं बल्कि ये और भी खतरनाक रूप ले सकता है। हॉवर्ड ह्यूजेस की कहानी एक बड़ी चेतावनी है। हाँ, हॉवर्ड ह्यूज। हाँ, ह्यूज को विरासत में दौलत मिली। उन्होंने शुरुआत में फिल्मों और एविएशन में अभूतपूर्व सफलता भी हासिल की, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, काफी कुछ किया उन्होंने। लेकिन फिर अहंकार, वो कंट्रोल की जिद और बढ़ता हुआ व्यामोह, पैरानोया, उन पर हावी हो गया। हेल्स एंजल्स फिल्म बनाते हुए जरूरत से ज्यादा खर्च, आरकेओ स्टूडियो की बर्बादी, वो विशालकाय स्प्रूस गूज विमान का लगभग विफल होना, ये सब कहीं ना कहीं उनके बेगाम अहंकार का नतीजा थे। उसने उन्हें वास्तविकता से काट दिया था। आईटीटी के पूर्व सीईओ हैरोल्ड जेनिन ने कहा था कि अधिकारियों के लिए अहंकार शराब से भी बदतर है। बिल्कुल, ये शायद सच है। सफलता एक नशा है, और इसके नशे में चूर व्यक्ति अक्सर सीखना बंद कर देता है। और सीखना बंद करना ही पतन की शुरुआत है। एग्जैक्टली। यहीं पर चंगेज खान का उदाहरण चौंकाता है। चंगेज खान, वो कैसे? हम उन्हें अक्सर एक बर्बर विजेता के रूप में देखते हैं ना? हाँ, आमतौर पर तो यही छवि है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि वो लगातार सीखने वाले छात्र थे। उन्होंने जिन भी संस्कृतियों को जीता, उनसे बेहतरीन चीजें सीखी, चाहे वो चीन की घेराबंदी तकनीक हो, फारस की प्रशासनिक व्यवस्था हो या गणित की दशमलव प्रणाली। अच्छा, ये तो बहुत अलग पर्सपेक्टिव है। उनकी लगातार सफलता का राज शायद यही था कि वो मानते थे कि वो सब कुछ नहीं जानते। ये विंटन मार्सलिस की सलाह की तरह है, विनम्रता सीखने का दरवाजा खोलती है। हाँ, सफलता के साथ ये भ्रम पैदा हो सकता है कि अब हमें सीखने की क्या जरूरत है, लेकिन जैसा कहा गया है, जैसे जैसे ज्ञान का दायरा बढ़ता है, अज्ञान का किनारा भी उतना ही बड़ा होता जाता है। सही कहा, हमेशा छात्र बने रहना जरूरी है। और सफल होने पर अपनी ही कहानी गढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है ना? वो बहुत ज्यादा। हम पीछे मुड़कर देखते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हुआ। हाँ, जैसा सब पहले से तय था। बिल वॉल्श, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को 49ers को 3 साल में सुपर बोल जितवाया, उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि ये उनकी भव्य योजना थी। अच्छा। उन्होंने प्रदर्शन के मानक, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया, छोटी छोटी चीजें सही करने पर, ये मानते हुए कि नतीजा अपने आप आ जाएगा। ये जेफ बेजोस की बात की तरह है कि अमेज़न के लिए कोई एक आहा पल नहीं था। बिल्कुल। या पॉल ग्राहम की सलाह के बड़ी चीजें अक्सर छोटे अनियोजित कदमों से शुरू होती हैं। हाँ, जब हम अपनी सफलता की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, तो हम नेपोलियन की तरह नियति के भ्रम में पड़ सकते हैं। और उसका अंत अच्छा नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। अपनी पहचान को अपनी उपलब्धि से थोड़ा छोटा रखना शायद ज्यादा सुरक्षित है। सफलता एक और सवाल खड़ा करती है, अब आगे क्या? आपके लिए असल में क्या महत्वपूर्ण है? ये बड़ा सवाल है। यहाँ ग्रांट और शेरमन का गृहयुद्ध के बाद का जीवन देखने लायक है। हाँ, बताइए। शेरमन ने राजनीति से दूरी बनाई, सेना में अपना काम करते रहे और एक संतुष्ट जीवन जिया।
ग्रांट राष्ट्रपति बने, उनका कार्यकाल असफल रहा और बाद में वो पैसे कमाने की दौड़ में दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। ओह, अहंकार हमें दूसरों से तुलना करने और ये भूलने पर मजबूर करता है कि हमारे लिए असल में क्या जरूरी है। यहीं पर सेनेका का शब्द यूथीमिया प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, यूथीमिया, जिसका मतलब है बाहरी भटकावों या दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने चुने हुए रास्ते पर शांति से बने रहने की कला। ये जानना कि आपको क्या नहीं चाहिए उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि आपको क्या चाहिए। और सफलता के साथ कुछ बीमारियां भी आती हैं। हकदारी का भाव। हाँ, कि ये तो मेरा हक है। बिल्कुल। और हर चीज को नियंत्रण में रखने की जिद और व्यामोह। फारसी सम्राट ज़र्क्सीज़ का वो किस्सा याद है? ज़र्क्सीज़, हाँ, पुल वाला। हाँ, जब उनका बनाया पुल टूट गया तो उन्होंने समुंदर को कोड़े मारने और दागने का हुक्म दिया। हास्यास्पद है। ये दिखाता है कि सत्ता और सफलता कैसे इंसान को वास्तविकता से भटका सकती है। रिचर्ड निक्सन के टेप्स या आर्थर ली और बेंजामिन फ्रैंकलिन के बीच का तनावपूर्ण पत्र व्यवहार भी इसी व्यामोह के उदाहरण हैं। हाँ, ये व्यक्ति को अकेला और असुरक्षित बना देता है। नेपोलियन के बारे में कहा गया कि वो मानवता से घृणा करता है। अहंकार अक्सर गहरी असुरक्षा का मुखौटा होता है। इसलिए सफल होने पर खुद को और अपने आसपास की व्यवस्था को प्रबंधित करना और भी जरूरी हो जाता है। बहुत ज्यादा। आइजनहावर जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनका पहला काम संगठन को सुचारू बनाना था ताकि हर फैसला उन तक ना आए। वो जानते थे कि माइक्रो मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। स्मार्ट। दूसरी तरफ जॉन डेलोरियन थे, प्रतिभाशाली, लेकिन उनकी कार कंपनी अव्यवस्था और उनके अहंकार की भेंट चढ़ गई। नेतृत्व का मतलब है दूसरों पर भरोसा करना सीखना और सिस्टम बनाना। और फिर है वो जिसे बास्केटबॉल कोच पैट राइली ने मुझमें की बीमारी, डिजीज ऑफ मी कहा। हाँ, डिजीज ऑफ मी। जब जीतने वाली टीम के खिलाड़ी व्यक्तिगत श्रेय और पहचान पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो टीम बिखर जाती है। जॉर्ज मार्शल इसका सटीक विलोम थे। उन्होंने कभी पद या सम्मान की परवाह नहीं की। हमने पहले भी बात की उनकी। हाँ, यहाँ तक कि डी डे का नेतृत्व जो शायद उनके करियर का शिखर होता, उन्होंने आइजनहावर को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि आइजनहावर ही इसके लिए सही व्यक्ति हैं। उनकी उदारता और निस्वार्थता अद्भुत थी। जैसा फुटबॉलर टोनी एडम्स ने कहा, जर्सी के सामने वाला नाम टीम के लिए खेलो और लोग पीछे वाला नाम आपका याद रखेंगे। आधुनिक समय में एंजेला मर्केल का उदाहरण भी है। हाँ, बिल्कुल। सादगी, संयम, नतीजों पर ध्यान, चमक दमक से दूर। ये दिखाता है कि प्रभावी सफलता के लिए अहंकार या भड़कीलापन जरूरी नहीं है। और अंत में सफलता के शिखर पर विनम्र बने रहने का एक तरीका है ब्रह्मांड की विशालता पर गौर करना। स्टोइक दर्शन का सिंपैथिया, ये एहसास कि हम सब एक बड़ी जुड़ी हुई चीज का हिस्सा हैं, या जैसा खगोल शास्त्री नील डिग्रास टाइसन कहते हैं, ब्रह्मांड को देखकर हम एक ही समय में छोटे भी महसूस करते हैं अपनी नगण्यता के कारण। हाँ, और बड़े भी क्योंकि हम उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये नजरिया हमें जमीन से जोड़े रखता है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ आकांक्षा और सफलता ही नहीं है, नहीं, असफलता भी आती है, और यहाँ अहंकार शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, ये बहुत मुश्किल दौर होता है। कैथरीन ग्राहम की कहानी इस दौर में एक प्रेरणा है। बिल्कुल, एक आरामदायक सुरक्षित जीवन जीने वाली महिला, उनके पति की मानसिक बीमारी और फिर आत्महत्या ने उन्हें अचानक वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े अखबार का नेतृत्व करने पर मजबूर कर दिया। सोचकर ही डर लगता है। फिर पेंटागन पेपर्स का प्रकाशन, वाटरगेट कांड का खुलासा, यूनियन की हड़तालें, एक के बाद एक चुनौतियां। लेकिन उनका टिके रहना, सही और गलत की उनकी स्पष्ट समझ और अपने उद्देश्य के प्रति उनकी निष्ठा, ये सब अहंकार के ठीक विपरीत गुण थे। अहंकार हमें असफलता में कड़वा और आत्मकेंद्रित बना देता है। ग्राहम ने दिखाया कि विनम्रता और दृढ़ता के साथ कैसे मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। स्रोत हमें जीवित समय और मृत समय के फर्क के बारे में सोचने को कहते हैं। ये क्या है? ये मैल्कम एक्स के जेल के अनुभव से आता है। अच्छा। जेल में बिताया गया समय मृत समय हो सकता था, बस इंतजार करते हुए, कड़वाहट पालते हुए। लेकिन उन्होंने इसे जीवित समय में बदल दिया। कैसे? पढ़कर, सीखकर, खुद को बदलकर। हम सबके जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब हम फंसे हुए महसूस करते हैं। सवाल यह है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम उसे मरने देते हैं या उसे सीखने और बढ़ने के अवसर में बदलते हैं? सही। जैसा बुकर टी वॉशिंगटन ने कहा, अपनी बाल्टी वहीं डालो जहां तुम हो, यानी अपनी वर्तमान परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग करो। लेकिन क्या सिर्फ कोशिश करना ही काफी है, भले ही नतीजा न मिले या पहचान ना मिले? रोमन जनरल बेलिसारियस का उदाहरण दिमाग में आता है। हाँ, बेलिसारियस,
उन्होंने सम्राट जस्टिनियन के लिए बार बार साम्राज्य को बचाया, लेकिन सम्राट ने उन पर शक किया, उन्हें अपमानित किया। ओह, ये तो बुरा हुआ। फिर भी बेलिसारियस ने कभी शिकायत नहीं की, कभी विद्रोह नहीं किया। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और उनके लिए शायद वही काफी था। अहंकार बाहरी मान्यता चाहता है, तारीफ, इनाम, पद। लेकिन स्रोत हमें सिखाते हैं कि हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए और परिणामों से अनासक्त रहना सीखना चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना ही सच्ची सफलता है, जैसा कोच जॉन वुडन मानते थे। जॉन कैनेडी टूल की दुखद कहानी। हाँ, जिनकी किताब एक कन्फेडरेसी ऑफ डंसेस उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई और पुलित्जर जीती। वो याद दिलाती है कि बाहरी मान्यता कितनी मनमानी और अप्रत्याशित हो सकती है। कभी कभी असफलता इतनी गहरी होती है कि हमें लगता है हम टूट गए हैं। हाँ। स्रोत यहाँ फाइट क्लब के क्षण या ग्रीक मिथकों के कैटाबैसिस, यानी एक तरह का पतन या अंधेरे दौर से गुजरना, जिससे गुजरकर ही इंसान विनम्र बनता है और नई शुरुआत कर पाता है। ये सच है। अपमान या गहरी चोट हमें उन भ्रमों से मुक्त कर सकती है जो अहंकार ने हमारे चारों ओर बनाए होते हैं। लेकिन यहाँ एक महीन रेखा है। मतलब हमें यह भी जानना होगा कि कब रुकना है। जॉन डेलोरियन की तरह नहीं, जो असफलता के बाद और गहरे कानूनी और नैतिक गड्ढों में गिरते चले गए। हाँ, वो तो बुरा फंसे थे। जब हमारी पहचान पूरी तरह हमारे काम से जुड़ जाती है तो असफलता एक व्यक्तिगत हमले की तरह लगती है। स्टीव जॉब्स को जब एप्पल से निकाला गया तो वो तबाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने वापसी की। हाँ, उन्होंने नई कंपनी बनाई, अपनी गलतियों से सीखा और वापसी की। वहीं डोव शार्नी, अमेरिकन एपरल के संस्थापक, अपनी असफलताओं से उभर नहीं पाए। अलेक्जेंडर हैमिल्टन की सलाह थी, पूरी तरह रुकने का साहस रखें। कभी कभी सबसे अच्छा कदम पीछे हटना होता है। और असफलता के बाद भी अपना स्कोर कार्ड खुद बनाना जरूरी है। बाहरी दुनिया क्या कह रही है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम अपने मानकों पर खरे उतरे। बिल्कुल। जैसे न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स की टीम टॉम ब्रेडी जैसे महान खिलाड़ी को चुनने के बाद भी अपनी स्काउटिंग प्रक्रिया की कमियों का विश्लेषण करती रही। अच्छा। बिल्कुल। ये लगातार सुधार की मानसिकता है जो अहंकार को पनपने नहीं देती। और अंत में असफलता के बाद नफरत और कड़वाहट पालने का क्या नतीजा होता है? कुछ अच्छा तो नहीं होता होगा। विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट ने ऑर्सन वेल्स की फिल्म सिटीजन केन को नष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी नफरत ने ही उस फिल्म को अमर बना दिया। अरे वाह! नफरत आखिरकार उसी को जलाती है जो उसे पालता है। फ्रेडरिक डगलस का वो जवाब याद रखने लायक है जब कोई उन्हें अपमानित करने की कोशिश करता था। वे फ्रेडरिक डगलस को अपमानित नहीं कर सकते। प्रेम, स्वीकृति और माफी शायद आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तो इन सभी कहानियों और उदाहरणों का निचोड़ क्या है? लगता है कि संदेश सीधा है। अहंकार, चाहे हम जीवन की किसी भी मोड़ पर हों, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हों, सफलता का आनंद ले रहे हों या असफलता का सामना कर रहे हों, हमेशा हमारा दुश्मन ही रहता है। बिल्कुल। यह हमें सीखने से रोकता है, हमारे रिश्तों को खराब करता है और अंततः हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकता है। हाँ, और इसका इलाज है विनम्रता, यथार्थवाद, एक स्पष्ट उद्देश्य, मुश्किलों से उभरने का लचीलापन और कभी न खत्म होने वाली सीखने की इच्छा। लेकिन यह आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई एक बार की लड़ाई नहीं है। जैसा मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, हमारे सबके भीतर एक गृह युद्ध चल रहा है। हमें रोज अपने अहंकार से लड़ना पड़ता है, रोज अपने मन की सफाई करनी पड़ती है। ये एक सतत अभ्यास है। शायद जीवन का असली मकसद सिर्फ सफलता की चोटियों पर पहुंचना ही नहीं, बल्कि ये भी है कि हम असफलता की घाटियों से कितनी गरिमा के साथ गुजरते हैं और शिखर पर पहुंचकर कितनी विनम्रता बनाए रखते हैं। बहुत खूब कहा। ये सोचने पे मजबूर करता है हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम में, अपने रिश्तों में फर्श साफ करने का, यानी बिना श्रेय की उम्मीद किए विनम्रता से अपना काम करते रहने का क्या मतलब है। सोचने वाली बात है। अगली बार तक इस पर सोचते रहिएगा।